हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी 5वां चैप्टर पढ़ाया जा रहा और ये है नाजीवाद यानी नाजिज्म। और देखिए, पिछले वीडियो में हम आपको समझाए थे यहाँ पे कि नाजीवाद क्या होता है और फिर जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना के क्या उद्देश्य थे। और चूंकि नाजीवाद के स्थापना से ही जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष कैसे हुआ। अब आइए, आज के क्लास में हम आपको हिटलर के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, हिटलर के जीवनी के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानेंगे और साथ ही साथ उस हिटलर के जो प्रमुख कार्य थे जो जर्मनी में किया गया और उसके बारे में हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहली चीज कि हिटलर का जो पूरा नाम था ये आपको हम बता देते हैं। हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। और ये जो एडोल्फ हिटलर है, इसका जन्म कब हुआ था भाई? तो इसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को। और इसका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। कहां हुआ था? इसका जन्म जो है ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में इसका जन्म हुआ था। अब देखिए, और आगे हम चलें तो यहां पे समझ लेना है कि इसका जन्म जो है एक सिंपल फैमिली में यानी एक साधारण परिवार में हिटलर का जन्म हुआ था, जिसके चलते हिटलर का जो भरण पोषण है, कहने का मतलब हिटलर का जो लालन पालन है, ये सही ढंग से नहीं हो पाया, सही ढंग से इसका लालन पालन नहीं हो पाया। और आगे बढ़िए तो यहां जानना है कि हिटलर जो था ये बचपन में एक पेंटर बनना चाहता था, एक बहुत बड़ा चित्रकार बनना चाहता था बचपन में। लेकिन हिटलर का जो ये सपना था, ये सपना उसका पूरा नहीं हो पाया। अब देखिए, तो जब ये चित्रकार नहीं बन पाया तो फिर ये सैनिक में नौकरी कर लिया, यानी सेना में भर्ती हो गया, सेना में नौकरी कर लिया। और कुछ और आगे चले तो आपको हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे बता रहे हैं। क्योंकि ये सेना में नौकरी कर लिया और इसलिए जब 1914 ईस्वी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ, तो इसमें ये चूंकि ऑस्ट्रिया का था, लेकिन इसके बावजूद भी ऑस्ट्रिया की तरफ से युद्ध नहीं किया, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी के तरफ से युद्ध किया, जर्मनी के तरफ से लड़ाई किया। 1914 ईस्वी के में जो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसमें ये जर्मनी के तरफ से युद्ध किया। और देखिएगा, यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चूंकि ये अभूतपूर्व वीरता दिखाया था, कहने का मतलब यह है कि इसकी बहादुरी और वीरता के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसे आयरन क्रॉस नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे आयरन क्रॉस का पुरस्कार भी मिला था, बिकॉज ये काफी बहादुर सैनिक था। अब देखिए, इससे और आगे चले तो हिटलर जो था ये किसी भी रूप में नहीं चाहता था कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो, बिकॉज ये जर्मनी की जीत चाहता था, जर्मनी किसी भी तरह युद्ध में जीत हासिल करे। लेकिन हमें पता ही है 1918 ईस्वी में जब वहां का शासक था कैसर विलियम द्वितीय, और कैसर विलियम द्वितीय को यह महसूस होने लगा कि अब जर्मनी जीत नहीं सकता है, जर्मनी की परिस्थितियों को संभाला नहीं जा सकता है, तो कैसर विलियम द्वितीय भाग गया था हॉलैंड। तो फिर यहां जर्मनी में नई सरकार का स्थापना हुआ था, वाइमर गणतंत्र के रूप में यहां नई सरकार स्थापित हुआ था, लोकतांत्रिक सरकार था। और इस वाइमर गणतंत्र के द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया गया था, यानी इसके द्वारा युद्ध को रोक दिया गया, युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करके। और चूंकि वर्साई के संधि में जब हस्ताक्षर किया गया जर्मनी के द्वारा, जर्मनी को ही प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार साबित किया गया और फिर बहुत से मतलब शर्तों को जर्मनी पे थोपा गया, जिसमें एक भारी मात्रा में युद्ध हर्जाना भी चुकाना था। साथ ही साथ बहुत से क्षेत्र को जर्मनी का जो था उसे मतलब मित्र राष्ट्रों के द्वारा छीन लिया गया। तो ये युद्ध मतलब वर्साई की संधि काफी अपमानजनक संधि रही थी जर्मनी के लिए, ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, और आगे चलें तो यहां में जानना है कि ये जो हिटलर है ये किसी भी तरह नहीं चाहता था कि युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर हो, लेकिन ऐसा हो गया। इसलिए हिटलर को
भारी निराशा हुआ, यानी बहुत अधिक निराशा उत्पन्न हुआ हिटलर के मन में। अब देखिए हिटलर शांत बैठने वाला नहीं था। हिटलर जो है वाइमर गणतंत्र का विरोध करना शुरू किया, बिकॉज वाइमर गणतंत्र इसके इच्छा के खिलाफ काम किया था। तो देखिए अब होगा क्या कि प्रथम विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ, हिटलर एक जर्मनी में पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया, यानी हिटलर इसका सदस्य बन गया। और इसी पार्टी का 1920 ईस्वी में नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके इसका नया नाम रखा गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। और मतलब ये जो हिटलर था इसका सदस्य बने रहा और धीरे धीरे कुछ समय जब बीता तो धीरे धीरे ये इस पार्टी का नेता भी, इस पार्टी का मुख्य नेता भी बन गया। अब देखिए जब ये इस पार्टी का नेता बन जाएगा तो फिर किस प्रकार की क्रियाएं संपादित करेगा उसको हम समझाते, तो ध्यान दीजिएगा और इसको बढ़िया से समझिएगा। देखिए ये जब नेता बना इस पार्टी का तो अपने पार्टी में कुछ अलग प्रकार के लोगों को रखना शुरू किया, सामान्यतः वैसे लोगों को रखना शुरू किया जो हंगामा करने वाले थे, हंगामा करने वाले लोगों को अपने साथ रखा। और इसमें जैसे आपको हम बता दें रूडोल्फ एक प्रमुख व्यक्ति थे, वैसे ही गोबल्स, ये ऐसे व्यक्ति थे जो हल्ला हंगामा करने वाले व्यक्ति था और ऐसे व्यक्तियों को ये अपने साथ रखा। बिकॉज इसका कारण ये था कि हिटलर एक नीति अपनाया। देखिए हिटलर एक बड़ा कूटनीतिज्ञ के रूप में भी था, वह एक नीति अपनाया और किस प्रकार की नीति अपनाया समझिएगा। उसका नीति था कि अफवाह को इतना अधिक फैला दो, अफवाह को इतना अधिक फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे, वह सच प्रतीत होने लगे, ऐसा हिटलर का नीति था। और इसलिए अपने पार्टी में ऐसे ऐसे व्यक्तियों को रखता था जो केवल हंगामा करके अफवाह फैलाते थे और इतना ज्यादा अफवाह फैला देते थे कि वह झूठी बात में भी लोगों को सच्चाई महसूस होने लगता था। तो देखिए ये काम जो है हिटलर के द्वारा किया गया। अब देखिए एक और चीज हम आपको बता रहे हैं कि मतलब आपको पता ही है कि जर्मनी का एक काफी प्रसिद्ध नगर था जिसका नाम था रूर। और ये जो रूर है ये जर्मनी का एक प्रमुख औद्योगिक प्रदेश था। यहाँ पे बहुत सारे कल कारखाने और इंडस्ट्रीज जो है जर्मनी के स्थापित थे, लेकिन वर्साय के संधि के अंतर्गत इस रूर जो औद्योगिक क्षेत्र था ये फ्रांस को सौंप दिया गया था, यानी इस पे फ्रांस का आधिपत्य हो गया था। और ये इस चीज का विरोध हिटलर भी कर रहा था और साथ ही साथ इस चीज के लिए, चूंकि रूर पे फ्रांस का आधिपत्य हो गया था, इस बात के लिए वाइमर गणतंत्र के खिलाफ जनता में भी काफी आक्रोश था। जनता भी चाहती थी कि रूर को जल्दी से जल्दी जर्मनी के हवाले किया जाए। तो आपको हम बता दें ये जो जनाक्रोश था, जनता में इस बात को लेकर जो आक्रोश था, इसका फायदा उठाया हिटलर। और किस प्रकार इसका फायदा उठाया, तो इस जनाक्रोश का फायदा उठाते हुए हिटलर ने कुछ लोगों का समर्थन प्राप्त करके और फिर वाइमर गणतंत्र के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया। वाइमर गणतंत्र के खिलाफ जो है एक विद्रोह कर दिया। और देखिए ये विद्रोह किस प्रकार शुरू किया, बिकॉज मतलब वाइमर गणतंत्र के खिलाफ कुछ जनता का भी आक्रोश था इस बात को लेकर, और इसलिए जब ये विद्रोह स्टार्ट किया तो कुछ जनता का समर्थन भी मिल गया। लेकिन इसके बावजूद भी इसका ये जो विद्रोह था ये असफल रह गया, इसका विद्रोह भी असफल रह गया। अब देखिए विद्रोह तो असफल हो गया, अब क्या होगा, जब विद्रोह असफल हुआ तो उसके बाद वाइमर जो मतलब नई सरकार स्थापित किया गया था जर्मनी में, उसके द्वारा हिटलर को गिरफ्तार करवा लिया गया। यानी हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया, कहने का मतलब हिटलर जेल में चला गया। लेकिन जेल में भी ये शांत नहीं बैठा है, ध्यान दीजिएगा। जेल में जाने के बाद यह अपना आत्मकथा लिखा। हिटलर की जो प्रसिद्ध आत्मकथा है, बायोग्राफी है, इसका नाम है मीन कैंप। यानी हिटलर ने मीन कैंप नामक अपनी आत्मकथा लिखा। और इस आत्मकथा में
हिटलर ने केवल अपनी बायोग्राफी ही नहीं लिखी थी, बल्कि अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में बताते हुए तथा साथ ही साथ जर्मनी के भावी कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार किया था मेन कैंप में। कहने का मतलब कि जर्मनी का अच्छा भविष्य के लिए जर्मनी में कौन कौन सी क्रियाकलाप संपादित किया जाना चाहिए, इस चीज की भी चर्चा ये इस बुक में किया था, तथा जर्मनी के लिए आगे क्या करने वाले, इस सारी चीज की चर्चा ये इसमें किया था। और मेन कैंप नामक पुस्तक से जर्मनी के लोग इस पुस्तक से काफी प्रभावित हुए। अब देखिए यहां और आगे चलेंगे तो होगा क्या, ये 1923 ईस्वी में विद्रोह किया था, जब इसको 1923 में जेल में बंद कर दिया गया था, और 1924 ईस्वी के अंत तक, लास्ट तक जो है ये जेल से बाहर निकल गए, यानी ये क्या हुआ, जेल से रिहा हो गया, जेल से बाहर निकल गया। और देखिए जब जेल से बाहर निकलेगा तब ये क्या करेगा, आपको ये चीज बढ़िया से समझना है। तो देखिए जब ये जेल से रिहा हुआ 1924 ईस्वी में, तब ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का अब तक सदस्य था, लेकिन अब ये अपने खुद के पार्टी का निर्माण किया, जिसका नाम रखा गया नाजी पार्टी। और इस नाजी पार्टी को ये बहुत बढ़िया तरीका से संगठित किया और इसको सैनिक तरीके से व्यवस्थित किया, सैनिक ढंग से इसको सजाया, सुसज्जित किया। और नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो कोई भी पार्टी का एक चिन्ह होता है ना, उसका प्रतीक चिन्ह, तो नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक जो है ये नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था। अब देखिए स्वास्तिक का मतलब क्या होता है, आप ऐसा साइन देखे होंगे कहीं, ऐसा साइन, ये यही जो है स्वास्तिक का चिन्ह है। तो ये जो स्वास्तिक है यही नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था, इसी प्रकार का साइन। अब देखिए जब नाजी पार्टी का स्थापना कर लिया अपने खुद के पार्टी का, तो फिर जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में इसकी क्या स्थिति होगी, उस चीज को हम आइए समझाते हैं आपको। बिकॉज यहाँ पे लोकतांत्रिक यानी गणतांत्रिक सरकार की स्थापना हुआ है, तो फिर चुनाव तो होना ही है। तो देखिए 1924 ईस्वी में ही एक चुनाव हुआ, और इस 1924 में जो चुनाव हुआ, और ये चुनाव था जर्मनी में निम्न सदन का, और जर्मनी की जो निम्न सदन थी उसका नाम था राइख स्टैग। और इस राइख स्टैग के चुनाव में 1924 ईस्वी में नाजी पार्टी की अगर बात किया जाए तो फिर इसको 32 सीटें प्राप्त हुई, यानी 32 सीट मिला। लेकिन ये काफी कम सीट था, जो एक तरह से दिख रहा था कि हिटलर को दिख रहा था कि हम असफल हो गए इस चुनाव में। लेकिन ये हार नहीं माना। 1928 ईस्वी के चुनाव में देखिए क्या हुआ, इसको 12 सीट प्राप्त हुआ, मात्र 12। तो ये तो 1924 से भी खराब स्थिति आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी हिटलर ने हार नहीं मानी। अपनी इतनी बड़ी, देखिए 1923 में जो विद्रोह किया था वो भी असफल, इन दोनों चुनाव में भी असफल, लेकिन इतने असफलता के बावजूद भी हिटलर हार नहीं माना और हिटलर अपने प्रयास को और अधिक बढ़ाते गया। हिटलर अपने मेहनत को, अपने जुनून, उत्साह को और अधिक बढ़ाते गया और अपने पार्टी में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि किया, और तब उसका इफेक्ट 1930 ईस्वी में देखने को मिला। 1930 ईस्वी में जाकर हिटलर के नाजी पार्टी को 107 सीटें प्राप्त हुआ। और यही नहीं, 1932 ईस्वी की अगर बात करें तो इस चुनाव में हिटलर को 230 सीटें प्राप्त हुआ, 230 स्थान मिला। अब सोचिए, अब हिटलर सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी सफलता मिलने के बावजूद भी हिटलर जो था ये अपना सरकार स्थापित नहीं कर पाया, जर्मनी में अपने सरकार का स्थापना नहीं कर पाया। लेकिन देखिए 1933 ईस्वी की बात है, हम आपको बता दें इसमें हुआ क्या। 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था, जर्मनी के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनका नाम था हिंडेनबर्ग। ध्यान दीजिएगा, ये जो हिंडेनबर्ग है ये क्या करेंगे कि ये हिटलर को अपना चांसलर नियुक्त करेंगे, यानी हिटलर को ये अपना प्रधानमंत्री बना लिए। और जब ये प्रधानमंत्री बना, यानी जब चांसलर बना, कहने का मतलब ये है कि ये जब सत्ता प्राप्त किया
तो फिर सत्ता प्राप्त करने के साथ ही कुछ ऐसा परिवर्तन करेगा जो आप देखिए। तो जैसे ये सत्ता प्राप्त किया, सत्ता प्राप्त करते ही एक चुनाव करवाया 1933 ईस्वी में ही, और इस चुनाव में ये ऐसी व्यवस्था कराया जिसमें जिस व्यवस्था के होने से इसमें केवल नाजी पार्टी के उम्मीदवार ही जीत कर आ सकते थे। तो चूंकि केवल नाजी पार्टी के उम्मीदवार ही जीत सकते थे, इसलिए नाजी पार्टी की जीत हो गई और फिर वहां जो वाइमर गणतंत्र था वो पराजित हुआ, जिसके फलस्वरूप अपने इस विजय के फलस्वरूप हिटलर जो था वहां पे वाइमर गणतंत्र को समाप्त कर दिया। यानी वहां जो गणतांत्रिक व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया, उसको फिनिश कर दिया, और उसके जगह पर पूर्ण रूप से पूरी तरीके से वहां नाजीवाद यानी नाजी सरकार का स्थापना कर दिया। और ये जो नाजी सरकार है यह एक प्रकार का तानाशाही प्रवृत्ति वाली सरकार थी, तानाशाही प्रवृत्ति वाली। अब देखिए, जब पूरी तरीके से नाजी पार्टी का स्थापना ये जर्मनी में किया, उसके बाद की बात को हम बता रहे हैं। 1934 ईस्वी में देखिए क्या होगा, ये जो हिंडेनबर्ग हैं इनकी मृत्यु हो गया 1934 ईस्वी में। हिंडेनबर्ग मर गए, और हिंडेनबर्ग जो वहां के राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु के बाद हिटलर क्या किया कि वहां के राष्ट्रपति प्लस चांसलर यानी जो प्रधानमंत्री का पद होता है, इस दोनों पद को मिलाकर और एक पद बना दिया, दोनों पद को मिलाकर एक पद बना दिया। अब सोचिए, अब वहां राष्ट्रपति का भी पद नहीं रहा, जो रहा वो एक पद रहा, और वही एक पद पर हिटलर विराजमान था। तो इस प्रकार हिटलर जो था ये जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया। कहने का मतलब वह जर्मनी का अकेला वह जर्मनी का सब कुछ बन गया। अब देखिए, अब हिटलर जो भी कहेगा जर्मनी के सारे लोगों को उस बात को फॉलो करना, उस बात को मानना है किसी भी तरह। अब देखिए, हिटलर के द्वारा एक परिवर्तन किया गया। हिटलर किया क्या, दो नीतियों का अवलंबन किया, जिसमें एक था नाजीवादी दर्शन और इसका दूसरा नीति था विदेश नीति। तो देखिएगा, इस दोनों नीतियों का अवलंबन किया कौन, हिटलर ने। और इस दोनों नीतियों के अवलंबन करने से पूरे यूरोप महादेश में एक बार फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी झगड़ा विवाद के लिए एक बार फिर से पूरे यूरोप में तनाव की स्थिति बन गई। इसलिए क्योंकि नाजीवादी दर्शन और विदेशी नीति में ऐसी बातों की चर्चा हिटलर के द्वारा किया गया था जो मतलब तनाव की स्थिति उत्पन्न स्वाभाविक था कि होना ही था यहां पे। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि हिटलर के द्वारा जो भी प्रयास किया गया, हिटलर के प्रयासों ने द्वितीय विश्व युद्ध को और करीब खींच लाया, और द्वितीय विश्व युद्ध की खतरा महसूस होने लगा। अब लग रहा था कि बहुत जल्दी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला है। यानी हिटलर के प्रयास जो थे ये द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार साबित हुए। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे इसी चैप्टर में दैट नाजीवादी दर्शन और विदेश नीति ये दोनों क्या है, दोनों किस प्रकार की नीति है, और दोनों द्वितीय विश्व युद्ध के लिए किस प्रकार उत्तरदायी साबित हुआ, किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल साबित हुआ, इसको हम अगले वीडियो में समझाएंगे।